नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि हम फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज़ चला रहे थे, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक भूगोल का टेस्ट फर्स्ट। और यहाँ मिलने वाले हैं आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और आपकी तैयारी को परखने के लिए, जांचने के लिए आपकी तैयारी कितनी है, क्या आप परीक्षा में बैठने के लिए तैयार हो, और उसी की तैयारी को परखने के लिए ये टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर कृष्णकांत, लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भारजा। ये सिरोही के अंतर्गत है और बिना किसी औपचारिकता के हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले निवेदन रहेगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए हमारी आने वाली सभी क्लासेस का, और टेस्ट सीरीज़ आपको हमेशा मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। द आइसोलेटेड स्टेट एकाकी राज्य के विचार का जनक है। अल्फ्रेड वेबर, बांथ्यूनेन, क्रिस्टोलर या अगस्त लॉस। द आइसोलेटेड स्टेट, तो देखिए द आइसोलेटेड स्टेट एकाकी राज्य के जनक अल्फ्रेड वेबर हैं, बांथ्यूनेन है, क्रिस्टोलर है या अगस्त लॉस है। तो इसका आंसर हो जाता है बांथ्यूनेन। देखिए बांथ्यूनेन ने एक सिद्धांत दिया था, कृषि अवस्थिति सिद्धांत। कृषि अवस्थिति सिद्धांत, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। कृषि अवस्थिति सिद्धांत, और इस कृषि अवस्थिति सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने ये एकाकी राज्य की संकल्पना की थी। और ये कृषि अवस्थिति जो सिद्धांत है इनका, ये सिद्धांत आर्थिक लगान पर आधारित है। किस पर आधारित है? आर्थिक लगान पर आधारित है। तो बांथ्यूनेन महोदय के द्वारा एक सिद्धांत, कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया गया। 1826 में जर्मनी के मैकलेनबर्ग फार्म पर ये रहते थे और वहीं इन्होंने इससे संबंधित सिद्धांत दिया। तो ध्यान रखना, बांथ्यूनेन। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन वाणिज्य भूगोल का पिता है? वाणिज्य भूगोल, कॉमर्शियल ज्योग्राफी, फादर ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी, वाल्टर इजार्ड, चार्ल्स चिसोल, रॉबर्ट कीथ या कर्ट शेफर। तो वाणिज्य भूगोल के पिता हो जाते हैं यहाँ पर चार्ल्स चिसोल। इनकी एक बुक और है, बुक से संबंधित क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर लिया है। तो अगले क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा कि इनकी बुक कौन सी है। तो चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, हैंडबुक ऑन कॉमर्शियल ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक हैं। हैंडबुक ऑन कॉमर्शियल ज्योग्राफी, अभी मैंने बताया था कॉमर्शियल ज्योग्राफी के पिता कौन है? चिसोल में। तो हैंडबुक ऑन कॉमर्शियल ज्योग्राफी भी इन्हीं की पुस्तक है। हैंडबुक ऑन कॉमर्शियल ज्योग्राफी भी इन्हीं की पुस्तक है। ध्यान रखना, कॉमर्शियल ज्योग्राफी के पिता चिसोल, हैंडबुक ऑन कॉमर्शियल ज्योग्राफी इनकी पुस्तक है। एक केनिथ स्टाम्प नाम के ज्योग्राफर होते हैं, केनिथ स्टाम्प। ये केनिथ स्टाम्प नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने इस बुक को पुनः प्रकाशित किया था। वापस से प्रकाशित करने वाले विद्वान हैंडबुक ऑन कॉमर्शियल ज्योग्राफी को कौन है? केनिथ स्टाम्प। ये भी हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, लोकेशन थ्योरी एंड रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक हैं। लोकेशन थ्योरी एंड रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक हैं डगलस सी नॉर्थ, जे रसेल स्मिथ, रॉबर्ट विलियम फोगल या डब्ल्यू रोस्टेव। देखिए डगलस सी नॉर्थ, जी रसेल स्मिथ, रॉबर्ट विलियम फोगल, डब्ल्यू रोस्टेव। तो हमारे लोकेशन थ्योरी एंड रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ के राइटर हो जाते हैं स्मिथ। कौन हो जाते हैं? स्मिथ। चलिए नेक्स्ट,
देखिए, आर्थिक भूगोल के अध्ययन में वस्तुगत उपागम, वस्तुपरक उपागम किसके अंतर्गत आता है? आर्थिक भूगोल के अंदर वस्तुपरक उपागम किसके अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि वस्तुपरक उपागम क्या होता है। वस्तुपरक उपागम का मतलब है कि किसी भी एक वस्तु का अध्ययन हम पूरे विश्व के संदर्भ में करते हैं, पूरे विश्व के संदर्भ में करते हैं, वह कहलाता है वस्तुपरक अध्ययन या उपागम। मतलब कोई भी वस्तु आपने ली, जैसे गेहूं ले लिए, तो उस गेहूं से संबंधित हमें पूरे विश्व का अध्ययन करना है, कौन से क्षेत्र में होता है, किस जलवायु में होता है और विश्व के किस किस देश में होता है, कहाँ पर होता है, इस प्रकार का अध्ययन हम करते हैं। कोई भी वस्तु, कोयला ले लिया तो कोयला पूरे विश्व में कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो वस्तु लेनी है हमें। कोई भी वस्तु से संबंधित अध्ययन जब पूरे विश्व में किया जाता है तो उसे कहते हैं वस्तुपरक उपागम। और वस्तुपरक उपागम आर्थिक भूगोल के प्रादेशिक उपागम में आता है, सैद्धांतिक उपागम में आता है, या क्रमबद्ध उपागम में आता है, या व्यवहार परक उपागम में आता है। तो दोस्तों, किसी वस्तु का पूरे विश्व के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं, उसी प्रकार से किसी वस्तु का हम क्रमबद्ध रूप में जब अध्ययन करते हैं, तो वह भी सेम वस्तुपरक उपागम की तरह ही व्यवहार करता है, या उसी प्रकार से हम अध्ययन करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है सी। ध्यान रखना, वस्तुपरक उपागम और क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत किसी भी वस्तु का अध्ययन पूरे विश्व के संदर्भ में किया जाता है, तो आंसर हमारा क्रमबद्ध उपागम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, अनुक्रम अधिग्रहण सीक्वेंट ऑक्यूपेंसी की संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? सीक्वेंट ऑक्यूपेंसी की संकल्पना, अनुक्रम अधिग्रहण की संकल्पना किसके द्वारा की गई है? तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि किसके द्वारा की गई है। W.R. टेलर, वाल्टर इजार्ड, अगस्त लॉस या डेरवेंट विटेल्सी। तो इसकी संकल्पना की गई है ऑप्शन की। आंसर हो जाएगा हमारा W.2 विटेल्सी। विटेल्सी के द्वारा इसकी संकल्पना दी गई है, तो हमारा आंसर हो जाता है ए। ठीक है, नेक्स्ट पुस्तक लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी। देखिए, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि डेरवेंट विटेल्सी से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम जानेंगे। उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। डेरवेंट विटेल्सी का भूगोल में क्या क्या योगदान रहा है, उससे संबंधित भी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए। विटेल्सी से संबंधित पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, पुस्तक लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी अच्छी किताब है। लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी 1956 के लेखक कौन है? अगस्त लॉस, वाल्टर इजार्ड, विलियम गैरिसन या विलियम फोगल। तो लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी, इनमें से पुस्तक के जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो हो जाते हैं हमारे वाल्टर इजार्ड महोदय इसके लेखक हो जाते हैं। और वाल्टर इजार्ड से संबंधित और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वे हैं, देखिए आपको मैं एक एक जोग्राफर की डिटेल्स लेकर आया हूँ यहाँ पर, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखिए, वाल्टर इजार्ड महोदय अमेरिका के हैं, मुख्य अर्थशास्त्री हैं, और इनका मुख्य योगदान जो है वो औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत रहा है। तथा इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें, देखिए इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, उनमें से महत्वपूर्ण पुस्तकें लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी इनके द्वारा लिखी गई है। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड रीजनल डेवलपमेंट इनके द्वारा लिखी गई है। मेथड्स एंड रीजनल एनालिसिस इनके द्वारा लिखी गई है। रीजनल इनपुट आउटपुट स्टडी, ये इनका शोध पत्र है। इंट्रोडक्शन टू रीजनल साइंस, ठीक है। देखिए, इनके द्वारा इतनी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं। आपको कुछ पुस्तकें याद रखनी है, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। अमेरिका में आर्थिक भूगोल से संबंधित आर्थिक क्रियाओं से संबंधित सिद्धांत विकसित किए गए, ये वाल्टर इजार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी का मानवीय उपयोग क्या है और क्या हो सकता है, यह कथन किसका है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है।
पृथ्वी का मानवीय उपयोग क्या है? पृथ्वी का मानवीय उपयोग क्या है और क्या हो सकता है, यह कथन किसका है? देखिए, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और मुझे जहाँ तक पता है कि ऐसे कुछ कोटेशंस हमारी आंखों की नज़रों से दूर भी रहते हैं और हम ये पूछते हैं ये पूछ कहाँ से लिया। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। अगर आप टेस्ट सीरीज़ ये ज्वाइन करेंगे, आप टेस्ट बराबर देंगे, तो आपको यहाँ कुछ नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी का मानवीय उपयोग क्या है और क्या हो सकता है, यह कथन किसका है? रॉबर्ट कीथ, वाल्टर इजार्ड, चार्ल्स चिसोल या WR टॉबलर? तो इसका आंसर हो जाता है रॉबर्ट कीथ। रॉबर्ट कीथ इसका सही आंसर हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण भूगोलविद्ता है रॉबर्ट कीथ, लेकिन इन्होंने ज़्यादा काम हमारे काम का नहीं है। तो हमारा ये कोटेशन याद रखना है, भारत का पृथ्वी का मानवीय उपयोग क्या है और क्या हो सकता है, ये कोटेशन रॉबर्ट कीथ के द्वारा दिया गया है। हालांकि टॉबलर के द्वारा भी कोटेशन दिए गए हैं, जैसे पूरा विश्व कांप रहा है ना, या सिकुड़ रहा है। तो टॉबलर के द्वारा से संबंधित जो कथन है उनका भी हम अध्ययन करेंगे। टॉबलर के द्वारा भी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट। प्रत्येक वस्तु किसी न किसी दूसरी वस्तु से संबंधित है, लेकिन जो ज़्यादा पास होती है वह अधिक संबंधित होती है। प्रत्येक वस्तु किसी न किसी दूसरी वस्तु से संबंधित है, लेकिन जो ज़्यादा पास होती है वह अधिक संबंधित होती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो मैंने आपको बताया था कि टॉबलर महोदय के भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट हैं। देखिए, प्रत्येक वस्तु किसी न किसी से संबंधित है। ये सभी वस्तुएं आपस में संबंधित हैं, लेकिन जो पास की है वो ज़्यादा संबंध रखती है। पास वाली वस्तु ज़्यादा संबंधित रहती है। और ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति हैं अपने टॉबलर महोदय। टॉबलर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट। ये देखिए, टॉबलर महोदय के द्वारा, टॉबलर की डिटेल्स मैं लेकर आया हूँ आपके समक्ष। और टॉबलर जो हमारे भूगोलवेत्ता हैं, इन्होंने दो स्टेटमेंट दिए हैं कि सभी चीज़ें सभी वस्तुओं से जुड़ी हुई हैं, लेकिन पास की वस्तु एक से अधिक संबंधित होती है, एक दूसरे से अधिक संबंध रखती है ना। सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम पृथ्वी के अंतर्गत, प्रकृति के अंतर्गत हम विद्वान हैं, सभी हम एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन जो हमारे पास है हम उससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। एक विश्व कांप रहा है जैसे कि वो सिकुड़ रहा है। देखिए कितना अच्छा कोटेशन है। विश्व कांप रहा है, विश्व कांप रहा है जैसे कि वो सिकुड़ रहा है ना। तो देखिए, टॉबलर महोदय ने दो स्टेटमेंट दिए हैं और दोनों ही फेमस स्टेटमेंट हैं इनके। सभी वस्तुओं से जुड़ी हुई है, लेकिन पास की चीज़ें अधिक एक दूसरे से अधिक संबंध रखती हैं। और विश्व कांप रहा है जैसे कि वो सिकुड़ रहा है। तो ये टॉबलर महोदय के द्वारा दिए गए फेमस कोटेशन है। चलिए नेक्स्ट। विश्व जैसे कुड़ रहा है वैसे वह कांप रहा है। अभी अभी जैसे मैंने बताया आपको, विश्व जैसे कुड़ रहा है वैसे वैसे वह कांप रहा है। टॉबलर, बुंगे, कीथ और बेरी। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? टॉबलर। विश्व जैसे कुड़ रहा है वैसे वह कांप रहा है। और अभी एक फेमस, सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन पास की हैं वो ज़्यादा संबंधित रखती हैं। तो टॉबलर महोदय के द्वारा ये दो फेमस कोटेशन दी गई हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, लेखक, राइटर का नाम। पर्सपेक्टिव ऑन थियोरेटिकल ज्योग्राफी के लेखक कौन हैं? तो विलियम बुंगे, ब्रायन बेरी, रॉबर्ट कीथ या पीटर हैगेट। पर्सपेक्टिव ऑन थियोरेटिकल ज्योग्राफी के लेखक कौन हैं? विलियम बुंगे, ब्रायन बेरी, रॉबर्ट कीथ या पीटर हैगेट। तो इसका आंसर हो जाता है ब्रायन बेरी। ब्रायन बेरी इसका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी। देखिए, जो पुरानी हमारी थॉट वाले, हमने थॉट ज्योग्राफी के जो टेस्ट देखे थे वहाँ पर हमने इससे संबंधित बात की थी और वहीं से ये मैंने क्वेश्चन लिया है। एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी किसने लिखी? सेफर, डेविड हार्वे, हार्टसॉन या रिचर्ड पीट। एक्सेप्शनलिज्म का मतलब होता है अपवाद। अपवाद, तो अपवादवाद एक भूगोल है ना।
जो भी, या भूगोल में अपवादवाद। अपवादवाद ये शब्द जिसके द्वारा दिया गया वो है व्यक्ति कांट, और एक्सेप्शनल इन ज्योग्राफी का संबंध जिससे है वह है सेफर, वह है सेफर। अपवादवाद की नींव भूगोल के अंतर्गत ये व्यक्ति रखते हैं, कांट महोदय रखते हैं अपवादवाद की नींव। तो ध्यान रखना, अपवादवाद की नींव कांट व्यक्ति रखते हैं, और जबकि एक्सेप्शनल इन ज्योग्राफी सेफर महोदय हैं। भूगोल में अपवादवाद से संबंधित कोई भी तथ्य आता है उसमें ज़्यादातर सेफर आंसर होगा, लेकिन अपवादवाद की नींव रखने वाले व्यक्ति का नाम कांट होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, रेड कॉलर कहलाते हैं। देखिए, अब कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, 11th-12th वाले क्वेश्चन हैं आपके, और पूछ लिए जाते हैं क्योंकि हमारी 11th-12th का जो 55 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट ग्रेड में, तो वहाँ पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। देखिए, रेड कॉलर कहलाते हैं वृत्तिक कार्य करने वाले, प्राथमिक कार्य करने वाले, द्वितीयक कार्य करने वाले या पंचम कार्य करने वाले लोग। तो देखिए, रेड कॉलर जो श्रमिक हैं वह कहलाएंगे प्राथमिक कार्य करने वाले लोग। प्राथमिक कार्य करने वाले लोग को रेड कॉलर कहा जाता है, रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो कार्य क्षेत्र है, वो घर से बाहर होता है, घर से बाहर होता है, इसीलिए इन्हें रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। इनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण इन्हें रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। जो द्वितीयक कार्य है, द्वितीयक कार्य क्रियाकलाप है, इनका जो कॉलर का कलर है वह होता है ब्लू, वह होता है ब्लू। ये भी ध्यान रखना है कि नीले कॉलर कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, तो द्वितीयक। और देखिए, यह पंचम कार्य से पंचम क्रियाकलाप पूछा है, और पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत जो कॉलर का कलर है वह होगा गोल्ड कॉलर, स्वर्ण कॉलर, सोने के कलर का कॉलर, ठीक है। और इसके बाद हमारा बचता है तृतीयक, और तृतीयक का कलर जो होगा वो होगा पिंक, और चतुर्थक का जो कलर होगा वो सफ़ेद कलर। देखिए, ये कॉलर के कलर हैं, प्राथमिक कलर तो रेड कॉलर का है, द्वितीयक का हो जाता है ब्लू, पंचम का हो जाता है गोल्ड, और तृतीयक का हो जाता है पिंक, और चतुर्थक का हो जाता है सफ़ेद। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित जो अध्याय हैं उनके अंदर एक बॉक्स बनाकर इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आपके लिए इसीलिए इम्पोर्टेंस हो जाता है इनका कि कौन से क्रियाकलाप का कलर कौन सा है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य पंचम कार्यों से संबंधित है? पंचम, राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, राजस्थान लोक सेवा आयोग का चेयरमैन, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में सलाहकार, या गुड़गांव में एक कॉलोनी बसाने वाला बिल्डर। गोल्डन कॉलर की पूछी है। देखो, पंचम कार्य का मतलब है गोल्डन कॉलर होगा इनका। पंचम क्रियाकलाप में कौन सा कॉलर होगा? गोल्डन कॉलर। तो यहाँ पर पंचम क्रियाकलाप में जो हमारे ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो नीति निर्माता होते हैं हमारे, है ना, सलाहकार जैसे व्यक्ति होते हैं। तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं जो देश के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति पंचम क्रियाकलाप से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल हमारा आंसर हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि प्रोफेसर कौन से क्रियाकलाप में आएगा? प्रोफेसर तृतीय क्रियाकलाप में आएगा। कौन से में आएगा? तृतीय क्रियाकलाप में आएगा। ये भी तृतीय क्रियाकलाप में आएंगे, ठीक है, ये भी तृतीय क्रियाकलाप में आएंगे, क्योंकि ये व्यक्ति मूल्य के बदले हमें सेवा प्रदान करते हैं। मूल्य के, तो सेवा क्षेत्र तृतीय क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि उसमें हम पहले मूल्य देते हैं, उसके बाद वो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, तो इसीलिए उसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और बाकी जो हैं वो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, जबकि सलाहकार जो है वो पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलापों के बारे में असत्य है? देखो, ये आपको ये जानकारी, निम्न में से कौन सा कथन प्राथमिक क्रियाकलापों के बारे में असत्य है, इस पर फोकस करना है, इस पर फोकस करना है दोस्तों। अभी लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ है। लैब असिस्टेंट के पेपर में से हमारे जो मैंने जितना कराया उसमें से खूब सारे क्वेश्चन आए हैं,
और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन जो पैटर्न है और जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वह जो आया है वह पैटर्न मेरे द्वारा पहले ही आपको बता दिया गया था। तो देखिए उस पैटर्न को ही हम फॉलो कर रहे हैं। इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने स्टेटमेंट सही हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, मिलान वाले क्वेश्चंस, क्योंकि पेपर को लेंदी बनाना है। लेंदी बनेगा तो पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा तो कट ऑफ कम होने के चांस रहेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने का रीज़न ये होता है कि आपको फिर डीप नॉलेज होना चाहिए, 4 स्टेटमेंट याद होने चाहिए, इसमें तुक्का नहीं लग सकता, इस प्रकार के उसमें तुक्का नहीं लग सकता। ठीक है, ये कार्य प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। असत्य पूछा है दोस्तों, ये कार्य आदिकाल के समाज के लोग करते हैं। इन कार्यों में भोजन अधिशेष नहीं होता। इन कार्यों में उच्च स्तरीय तकनीकी ज्ञान होता है। तो देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल कौन है? खेती, कृषि, है ना, खनन, वानिकी और मत्स्य, ये शामिल हैं प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण के द्वारा संभव है। आदि समाज के लोग इसमें शामिल रहते हैं। भोजन अधिशेष नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अधिशेष का मतलब बचा हुआ नहीं होता, वो तो उद्देश्य ही उनका जीवन निर्वाह करना होता है। ठीक है, तो अधिशेष नहीं होता, है ना, भोजन बिल्कुल अधिशेष नहीं होता। ये भी स्टेटमेंट सही है। और गलत कौन सा हो जाएगा? उच्च स्तरीय ज्ञान की आवश्यकता होती है। देखो समाज कौन सा है? आदि समाज है, आदि मानव वाला समाज है, उसमें कहाँ उच्च स्तरीय ज्ञान होगा? उच्च स्तरीय ज्ञान जो होगा, उच्च स्तरीय ज्ञान जो होगा, ये चतुर्थक क्रियाकलाप की विशेषता है। सॉरी, चतुर्थक क्रियाकलाप की विशेषता है उच्च स्तरीय ज्ञान। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्य प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? निम्न में से कौन सा कार्य प्राथमिक क्रियाकलाप का नहीं है? देखो वापस नहीं पूछा है हमसे, नहीं है। स्थानांतरण कृषि, चलवासी पशुचारण, व्यापारिक पशुपालन, गहन जीवन निर्वाह कृषि। देखिए सभी कृषि से संबंधित है, पशुपालन से संबंधित है, लेकिन हमसे पूछा क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। थोड़ा सा समझदार वाला क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए स्थानांतरण कृषि, चलवासी पशुचारण, नोमैडिक हार्डिंग, लाइव स्टॉक रेंचिंग एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और ऐसा नहीं है कि ये प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं हो सकता, है ना, प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है, सूझबूझ के साथ आंसर देना है। देखिए यहाँ दिया है व्यापारिक पशुपालन, व्यापारिक पशुपालन, तो इस का जो उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा? व्यापार। ये पशुपालन किस दृष्टि से किया जा रहा है? व्यापार की दृष्टि से किया जा रहा है, व्यापार के लिए किया जा रहा है। इसमें हमारा उद्देश्य जीवन निर्वाह नहीं है। अगर जीवन निर्वाह होता तो प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाता, लेकिन इसमें क्या है? व्यापारिक उद्देश्य है, उसका व्यापारिक उद्देश्य है, इसीलिए इसमें प्राथमिक क्रियाकलाप की विशेषता ये नहीं होगा। इसीलिए आंसर हमारा हो जाता है सी। निम्न में से कौन सा कार्य तृतीय क्रियाकलाप का है? देखिए ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन जरूर मैं लेकर आया हूँ। तृतीय क्रियाकलाप का है कहवा के बड़े बाग, ज्ञान प्रक्रम उद्योग, स्कूल अध्यापक और राजस्थान में बालरा कृषि। तो देखिए तृतीय क्रियाकलाप कौन सा होता है? सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र होता है। इसमें हमारा व्यापार भी शामिल होता है, और इसके अलावा एक चीज़ और शामिल होती है, पर्यटन, मनोरंजन, ये इसमें शामिल होते हैं तृतीय क्रियाकलाप में। तो तृतीय क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र कहलाता है। और सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? आपको मूल्य के बदले जो सेवा प्रदान की जा रही है उसको कहते हैं सेवा क्षेत्र। जैसे कि स्कूल के टीचर के द्वारा यदि आपको अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, या किसी कोचिंग के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, मतलब आपने उसको पैसा दिया है, आपने उसको फीस दी है, उसके एवज में पढ़ा रहा है वो आपको, तो आपके मूल्य प्रदान करने के बाद आपको वो सेवा प्रदान कर रहा है, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कूल का अध्यापक। कहवा के बड़े बड़े बाग, ये प्राथमिक क्रियाकलाप है, ये चतुर्थ क्रियाकलाप है, और ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? देखिए वही क्वेश्चन आ गए, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। अब हमें द्वितीय क्रियाकलाप देखना है ना, नहीं पूछा है। सबसे पहले तो देखिए उद्योग, सूती वस्त्र, तेल शोधनशाला, मिल्पा, डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग।
तो देखिए ये उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, प्राथमिक द्वितीय क्रियाकलाप है, क्योंकि समस्त प्रकार के उद्योग जितने भी उद्योग आप पढ़ोगे वो सब कुछ के क्रियाकलाप के उदाहरण हो जाएंगे, द्वितीय क्रियाकलाप के उदाहरण हो जाएंगे, समस्त प्रकार के उद्योग। उसी प्रकार से समस्त जीवन निर्वाह कृषि किसकी विशेषता होती है? प्राथमिक क्रियाकलाप की। तो द्वितीय क्रियाकलाप मतलब समस्त उद्योग। तो देखिए सूती वस्त्र उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप, तेल शोधनशाला बिल्कुल उद्योग होता है, रिफाइनरी उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप में आएगा। मिल्पा तो डेयरी उद्योग, तो डेयरी उद्योग नाम में ही आ रहा है उद्योग, तो ये भी द्वितीय क्रियाकलाप में आएगा। मिल्पा क्या है? स्थानांतरण कृषि है। मिल्पा होती कहाँ पर है? मैक्सिको और मध्य अमेरिका के अंतर्गत ये मिल्पा जो स्थानांतरण कृषि है वह होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिल्पा आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक है? तो निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक है? चतुर्थक पूछा है। चतुर्थक विज्ञापन सेवाएं, देखिए सेवा क्षेत्र है, बाह्य स्रोत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध या मास प्रसंस्करण उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप हो गया। केपीओ नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो नॉलेज से संबंधित क्रियाकलाप जो है वह इसमें केपीओ वहास्रोतन ये आएगा पंचम क्रियाकलाप में, वहास्रोतन। तो हमारा आंसर क्या रहता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध कौन सा क्रियाकलाप है? चतुर्थ क्रियाकलाप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी आर्थिक गतिविधि मुख्य रूप से शीतोष्ण घास के मैदानों में होती है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। जो प्राथमिक क्रियाकलाप द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। कौन सी आर्थिक गतिविधि मुख्य रूप से शीतोष्ण घास के मैदानों में होती है? चलिए आंसर बताइए इसके फटाफट। चलवासी पशुचारण, गहन जीवन निर्वाह कृषि, व्यापारिक पशुपालन या व्यापारिक बागानी कृषि। तो इसका आंसर होगा चलवासी पशुचारण, गहन जीवन निर्वाह, व्यापारिक या बागानी। इसका आंसर होगा व्यापारिक पशुपालन। ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें लगते हैं बहुत आसान है लेकिन टफ भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पूछा गया है सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है। गैर सरकारी संगठन एनजीओ जिन्हें कहते हैं हम, परिवहन व्यापार, पर्यटन व्यवसाय या मनोरंजन सेवाएं। तो दोस्तों सबसे बड़ा क्षेत्र है। आजकल इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस घूमने के बहाने ढूंढता रहता है ना। कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है ना। उद्देश्य चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह पर्यटन के लिए, और आजकल पर्यटन की दृष्टि में पर्यटन में देखा गया है कि एक होड़ सी मचने लगी है और अधिक ज़्यादातर लोग आजकल, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो, चिकित्सा पर्यटन हो या प्राकृतिक पर्यटन हो, है ना। तो जैसी जिसकी इच्छा रुचि रखता है वैसे वह पर्यटन क्षेत्र चुनता है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो तृतीय क्रियाकलाप क्षेत्र है वह पर्यटन क्षेत्र है, और पर्यटन क्षेत्र भी तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो इसका आंसर पर्यटन व्यवसाय। निम्न में से कौन से क्रियाकलापों का संबंध उच्च बौद्धिक संपदा से है? देखिए उच्च बौद्धिक संपदा की बात की है, उच्च बौद्धिक व्यवसायों में से है पिंक कॉलर, ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, गोल्ड कॉलर। देखिए ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कॉलर के कलर पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ देखिए कॉलर पूछा है पिंक, ब्लू, वाइट और गोल्ड कॉलर। केवल एक कॉलर नहीं आया था, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेड कॉलर। पिंक कॉलर हमारा जो है वह तृतीय क्रियाकलाप है। ब्लू कॉलर हमारा द्वितीयक है। वाइट कॉलर हमारा चतुर्थक है और गोल्ड कॉलर हमारा पंचम है, और रेड कॉलर दोस्तों प्राथमिक है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। पूछा क्या है हमसे, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप का संबंध उच्च बौद्धिक संपदा से है? तो यहाँ पर हमें केवल कॉलर के कलर दिए हुए थे, इनमें से हमें आंसर पिक करना था। तो हमारा आंसर हो जाएगा गोल्ड कॉलर। क्या हो जाएगा? गोल्ड कॉलर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कनाडा में कोणधारी वन क्षेत्रों में लकड़ी काटने का कार्य करने वाले मजदूरों को क्या कहते हैं? कनाडा के अंतर्गत
जो लकड़ी काटते हैं उनको क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। कनाडा के अंतर्गत लकड़ी काटने वाले जो लकड़ी काटने का कार्य जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? दोस्तों वैसे गाउचो, फैला, लंबरजैक, जैकॉल, इनके साथ ये शब्द गाउचो, फैला, लंबरजैक के साथ ये जैकॉल आया है। ये जैकॉल कुछ होता नहीं है, ये केवल आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए डाला गया शब्द है। जैकॉल वही होता है जो आप सोच रहे हो, जैकॉल वही होता है जो आप सोच रहे हो। गीदड़, जैकॉल गीदड़ ही होता है, आप सोच रहे हो ये जैकॉल, लेकिन आपको लगा जैसे यहाँ सेम नाम आए तो आपको लगा कि ये जैकॉल भी कुछ होता होगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, कन्फ्यूजन बढ़ाने के लिए दे दिए जाते हैं ऐसे सब। तो जो कोणधारी वन क्षेत्रों में लकड़ी काटने के मजदूर हैं उनको कहा जाता है लंबर जैक। लंबर जैक, लंबर मतलब लकड़ी, लंबर मतलब लकड़ी, और जैक मतलब काटने वाले, जैक मतलब काटने वाले, लंबरजैक। कनाडा के अंदर कोणधारी वनों में जो लकड़ी काटने का कार्य करते हैं लंबरजैक कहलाते हैं। जो ये फैला हैं, फैला, इनको, ये मिस्र के किसान हैं, मिस्र के किसान। ध्यान रखना दोस्तों ये भी आ सकता है, मिस्र के किसानों को क्या कहते हैं? फैला कहते हैं। मिस्र के किसानों को क्या कहते हैं? फैला कहते हैं। गाउचो, गाउचो, गाउचो कहा जाता है जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के अंतर्गत जो पशु पालते हैं उन्हें कहते हैं गाउचो। पशुपालकों को कहते हैं गाउचो। गाउचो कहते हैं पशुपालकों को, अफ्रीका के अंतर्गत, ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंतर्गत कहते हैं पशुपालक, है ना, साउथ अफ्रीका के अंतर्गत पशुपालक। और लंबरजैक कनाडा के अंतर्गत, फैला मिस्र के किसानों को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फैला, तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर लंबरजैक हो जाता है, लकड़ी काटने का कार्य जो करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या किस व्यवसाय में संलग्न है? देखिए ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। अफ्रीका महाद्वीप बहुत पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, और कोई भी क्रियाकलाप की शुरुआत अगर वो पिछड़ा देश है तो कहाँ से करेगा? प्राथमिक क्रियाकलाप से करेगा। जैसे कि भारत की अधिकांश जनसंख्या, गाँव की जनसंख्या आज भी प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ी हुई है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या जो गाँव में निवास करती है किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो उसका आंसर प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा। क्योंकि गाँव के लोग क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं, तो ऑटोमेटिक कृषि आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत के अंतर्गत, है ना, भारत के अंतर्गत शहरों में सबसे ज़्यादा रोजगार कौन सा क्षेत्र देता है? सबसे ज़्यादा रोजगार कौन सा क्षेत्र देता है? तो सब शहरों के अंदर सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो क्षेत्र है वह है सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्रियाकलाप। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, प्राथमिक होगा। प्राथमिक होगा अगर भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा रोजगार यही देता है, सबसे ज़्यादा रोजगार प्राथमिक क्रियाकलाप देता है भारत के अंतर्गत भी, ठीक है। अब दोस्तों भारत के अंतर्गत जो शहर हैं वहाँ पर तृतीयक क्षेत्र सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। शहरों के अंदर तृतीयक क्षेत्र सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। शहरों में तृतीयक और गाँवों में प्राथमिक क्रियाकलाप। कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? ब्राज़ील के फेजेंडा, रूस की शोध खोज, मलेशिया में लदान, यूएसए प्रौद्योगिकी। अच्छा क्वेश्चन है, जाने नाम लग रहे हैं, लेकिन इसका आंसर देखिए, ब्राज़ील में जो फेजेंडा, जो कॉफ़ी के बागान हैं, कॉफ़ी के बागान इन्हें कहते हैं हम फेजेंडा। शोध खोज, ये जो यूएसएसआर के अंतर्गत जो सामूहिक कृषि है इसे कहते हैं शोध खोज। लद्दाख ये स्थानांतरण कृषि है, इंडोनेशिया स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरण। तो हमारा आंसर क्या बचता है? यूएसओ में टेक्नोलॉजी, यूएसए के अंतर्गत टेक्नोलॉजी प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। तो ध्यान रखना, फेजेंडा ब्राज़ील के बागान, शोध खोज यूएसएसआर सोवियत संघ में जो सामूहिक कृषि की जाती है उसको शोध खोज कहते हैं। लद्दाख
है ना, इंडोनेशिया और मलेशिया में जो स्थानांतरण कृषि की जाती है ना, लदांग। मलेशिया के साथ साथ इंडोनेशिया में भी ये की जाती है, तो लदांग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। क्वेश्चन नंबर 26, वाणिज्यिक स्तर पर वानिकी किन क्षेत्रों में प्रचलित है? ये वानिकी लंबरिंग, जो कनाडा वाला भी हमने लंबर जैक पढ़े थे, उसके सेम लंबरिंग, लकड़ी काटने का क्षेत्र सेल्वा वनों में, टैगा वनों में, मानसून वनों में, चैपरल वनस्पति में। तो इसका आंसर हो जाता है टैगा वनों में, टैगा वनों में। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्य द्वितीयक व्यवसाय नहीं है? देखिए सिंपल सा, द्वितीयक व्यवसाय नहीं है। और मैंने आपको बताया था द्वितीयक व्यवसाय में जितने भी हमारे उद्योग हैं, वे सभी हमारे कौन से क्रियाकलाप में आते हैं? द्वितीयक क्रियाकलाप में। द्वितीयक क्रियाकलाप में समस्त उद्योग। दोस्तों अगर आप ऐसे याद रख लोगे समस्त उद्योग, तो आप कभी नहीं भूलोगे समस्त उद्योग। देखिए प्रसंस्करण उद्योग होता है, प्रसंस्करण भी उद्योग होता है। भवन निर्माण ये भी उद्योग होता है ना, भवन निर्माण भी उद्योग होता है। तेल रिफाइनरी उद्योग होता है। लेकिन मनोरंजन जो है वो तृतीयक क्रियाकलाप का उदाहरण है, क्योंकि तृतीय मनोरंजन कराने वाला है, चाहे वो टीवी हो, चाहे आपका फ़ोन हो, या आप यदि किसी सिनेमा में गए हो, वहाँ पर भी सिनेमा मतलब बड़ी टीवी हो गया, वहाँ पर भी आपने पहले पे किया है, उसके बाद आपको वहाँ आनंद मिल रहा है। या आप किसी स्टैंड अप कॉमेडी शो में गए हो, तो वहाँ भी आपने पहले पे किया है। अब दोस्तों चाहे मोबाइल में आप कोई वीडियो देख रहे हो, तो मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए भी आप पहले पे करते हो। तो मनोरंजन तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। और हमसे पूछा क्या है? निम्न में से द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। तो कौन नहीं है? मनोरंजन। चलिए नेक्स्ट, क्रमबद्ध व्यवसाय की संकल्पना, सीक्वेंट ऑक्यूपेंस की संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बाद में लेकर आऊँगा। क्रमबद्ध व्यवसाय की संकल्पना, सीक्वेंट ऑक्यूपेंस का प्रतिपादन विटेल्सी, बेकर, वेबर या भाटिया किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका किया गया विटेल्सी के द्वारा। और क्रमबद्ध व्यवसाय की जो संकल्पना थी, इन्होंने 4 संकल्पनाएं दी थी और पूरे विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में इन्होंने विभाजित किया था। कितने? 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। कब किया था? 1936 में। कब किया था? 1936 में। इन्होंने पूरे विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था और क्रमबद्ध व्यवसाय की जो 4 संकल्पना थी, उनके आधार पर इन्होंने उसे विभाजित किया था। तो देखिए मैं विटेल्सी से संबंधित आपको कुछ यहाँ पर शॉर्ट नोट्स लेकर आया हूँ। मैं उन्हें यहाँ बता देता हूँ कि विटेल्सी ने का योगदान किस प्रकार का रहा है। देखिए, डरवेंट विटेल्सी हिस्टोरिकल अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। ज़्यादातर इनका योगदान कृषि भूगोल के अंतर्गत रहा है। अनुप्रति दखल क्रमबद्ध व्यवसाय की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। विश्व को सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। मैंने अभी आपको बताया कितने कृषि प्रदेश? 13 कृषि प्रदेशों में 1936 के अंतर्गत 13 कृषि प्रदेशों में इन्होंने 1936 में विभाजित किया था। और ये 13 कृषि प्रदेश ये रहे, ध्रुवीय कृषि प्रदेश, टुंड्रा कृषि प्रदेश। तो ये आप देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, भले चाहो तो इसका, तो इसको आप देख लेना। लेकिन 13 कृषि प्रदेश और क्रमबद्ध व्यवसाय की संकल्पनाएं कितनी थी? 4। अब कौन कौन सी वो संकल्पनाएं हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए क्रमबद्ध व्यवसाय की 4 संकल्पनाएं थी। शिकार एवं संग्रह, शिकार एवं संग्रह अवस्था, मानव भोजन हेतु शिकार और वन उत्पादों पर निर्भर था। उसके बाद पशुपालन अवस्था, मानव ने पशु पालना प्रारंभ किया और घुमंतु जीवन अपनाया। उसके बाद उन्होंने कृषि करना प्रारंभ कर दिया, तो ये कृषि अवस्था कहलाई। और वर्तमान में औद्योगिक एवं नगरीय अवस्थाएं। ये 4 जो क्रमबद्ध व्यवसाय की संकल्पनाएं विटेल्सी के द्वारा दी गई, इसके आधार पर ही इन्होंने 13 कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया था। तो शिकार, मानव जब आदि मानव समाज हुआ करता था तो यहाँ था। उसके बाद थोड़ा जब उसमें सोचने समझने की क्षमता आ गई तो वह यहाँ आ गया। उसके बाद जैसे जैसे तकनीकी बढ़ती गई वह यहाँ आ गया। उसके बाद वर्तमान में आप सभी देख रहे हो कि जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी हाई लेवल पहुँच गई है। जेन जी का जो जेनरेशन है, जेन जी वह आ गई है। तो देखिए औद्योगिक चैट जीपीटी, आप बस आपको शब्द डालने की देर है, आपके सामने डिटेल आ जाएगी। तो औद्योगिक एवं नगरीय अवस्था, ठीक है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
देखिए क्रमवर्ती व्यवसाय की 4 अवस्थाओं से संबंधित एक क्वेश्चन मैंने लिया है। देखिए मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। ये लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्रमवर्ती विट्ठल सिंह ने क्रमवर्ती व्यवसाय की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? देखिए क्रमवर्ती व्यवसाय की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कितनी अवस्थाएं बताई है, 3, 4, 5, 6। तो अभी मैंने बताई थी कितनी अवस्थाएं हैं, 4। कितनी अवस्थाएं हैं, 4। तो दोस्तों ये था अपना आर्थिक भूगोल का पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ आपके समक्ष। उसमें हम और भी बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ेंगे और पूरे परीक्षा पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करेंगे कि क्या आरकेसी का ट्रेंड रहने वाला है। तो आप इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, और आपका प्यार और साथ बनाए रखना और पढ़ते रहना, स्वस्थ रहना। धन्यवाद।